ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतानंद संत परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आइए पहले जितने अपने सूत्र हो चुके हैं उनका पाठ यहाँ पर कर लेते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सत्ता दोधा तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनेक नरक शत सहस्राणि पंचचेवेता क्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादेः शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वल्याकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हिम्बत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। इस प्रकार अपने 10 सूत्र यहाँ पर पिछले सत्रों में हुए थे। आज आगे की ओर चलेंगे। तो अभी यहाँ बताया था कि 7 क्षेत्र हैं, तो क्या 7 क्षेत्र एक के बाद एक हैं या उनमें बीच में और भी कुछ आता है या उनको डिवाइडेशन विभाजन करने वाला भी कुछ है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगला सूत्र नंबर 11 है। सूत्र उच्चारण की ओर चलेंगे। तद विभाजिनः पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। उसको विभाजन करने वाले इन सबका यहाँ पर नाम बताया गया है। तद विभाजिनः पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद विभाजिनः उसको विभाजित संधि विग्रह तद विभाजिनः प्लस पूर्व प्लस अपर प्लस आयता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरणी वर्षधर पर्वताः। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। सूत्र का अर्थ करते हैं। तद विभाजिना उनको विभाजन करने वाले, अर्थात जो ऊपर पहले 7 क्षेत्र बताए जा चुके हैं उनको विभाजन करने वाले यह पर्वत हैं। कौन से पर्वत हैं, है ना? तो यहाँ पर बता रहे हैं पूर्वापरायता पूर्व से पश्चिम तक उन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी और शिखरिणी। इस प्रकार से ये 7 पर्वत हैं, है ना? और ये अनादि निधन, तो इन्हें यहाँ बोला ही है अनादि निधन ले लेना। और ये 6 पर्वत अनादि निधन है। 7 क्षेत्रों को विभाजित करने वाले 6 पर्वत हैं, पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं। इनके नाम है हिमवान, महाहिमवान, फिर निषद, फिर नील, फिर रुक्मी और शिखरी। ये 6 पर्वत हैं और ये अनादि निधन है, किसी ने बनाए नहीं। जम्बूद्वीप भी अनादि निधन है और ये पर्वत भी अनादि निधन है। यहाँ प्रश्न पूछा है कि संसार में दिखने वाले पर्वत कोई हरियाली वाले होते हैं, कोई मिट्टी के होते हैं, कोई मात्र पत्थरों के होते हैं, तो ये 6 पर्वत कैसे दिखाई देते हैं या किसके बने हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, सूत्र क्रमांक 12। वो जो 6 पर्वतों के नाम बताएं वो किस प्रकार के हैं। सूत्र उच्चारण की ओर चलेंगे। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। अब यहाँ क्रम से उसका बता रहे हैं। संधि विग्रह हेम प्लस अर्जुन प्लस तपनीय प्लस वैडूर्य प्लस रजत प्लस हेममयाः। सूत्रार्थ की ओर चलते हैं। ये 6 पर्वत क्रम से, जो क्रम से नाम दिए हैं, हेम अर्थात सोना, फिर अर्जुन अर्थात चांदी, तपनी अर्थात तपाया हुआ सोना, वैडूर्य अर्थात वैडूर्य मणि, फिर चांदी और लास्ट में स्वर्ण। इस प्रकार से इन 6 पर्वतों का वर्ण है
है ना। तो हिमवान पर्वत का वर्ण हेममय, हेममय अर्थात सोने के समान। महाहिमवान पर्वत का वर्ण अर्जुनमय अर्थात चांदी के जैसा, चांदी जैसा। निषद पर्वत का वर्ण तपाए हुए सोने के वर्ण के समान। नील पर्वत का वर्ण वैडूर्य मणि और रुक्मी पर्वत का वर्ण रजतमय और शिखरी पर्वत का वर्ण हेममय होता है। मतलब ये रंग वैसा नहीं है, मतलब उसी के बने हुए हैं। इस सूत्र में पर्वतों के वर्ण रंग के साथ मयट प्रत्यय लगा है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि वे सभी पर्वत सोने चांदी आदि के रंग के नहीं हैं, अपितु सोना चांदी के ही हैं। क्योंकि सोना चांदी जैसे रंग तो किसी के भी हो सकते हैं, वह सोने और चांदी के ही हैं। इस प्रकार के विशाल विशाल पर्वत बने हुए हैं। अगला सूत्र, ऊपर के सूत्र में इन पर्वतों के वर्ण निश्चित किए गए हैं, मतलब सरल है। 11 नंबर सूत्र में वो 6 पर्वतों के नाम बताए गए हैं। 12 नंबर सूत्र में उन पर्वतों के किसके बने हैं वो बताए गए हैं, सोना चांदी वैडूर्य आदि के जो बने हैं वो बताए गए हैं। अब आगे ऊपर के सूत्र में इन पर्वतों के वर्ण निश्चित किए हैं, लेकिन लोक में दिखने वाले पर्वतों के आकार चोटी वाले होते हैं, है ना। कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई इस प्रकार से लंबे चौड़े, नाना प्रकार के पर्वत होते हैं, डोंगर होते हैं। तो ये 6 पर्वत किस आकार के हैं? ऐसा प्रश्न होने पर सूत्र क्रमांक 13 की ओर चलते हैं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्ताराः। संधि विग्रह, मणि प्लस विचित्र प्लस पार्श्वा प्लस उपरी प्लस मूले प्लस च प्लस तुल्य प्लस विस्ताराः, है ना। तो सूत्रार्थ, इन पर्वतों के पार्श्व भाग अर्थात तट, पार्श्व शब्द से तट, कैसे हैं तट, मतलब किनारे, बिल्कुल नीचे की भूमि, अनेक रंग वाली मणियों से चित्रित हैं। मणि विचित्र, नाना प्रकार की मणियों से चित्रित हैं, है ना। ऊपरी मूले च तुल्य विस्तार, ऊपर से लेके नीचे और मूल तक, है ना, और च से बीच में समान विस्तार वाले हैं। मतलब जैसे दीवार बनती है ना घर में, पूरी एक जैसी दीवार, ऐसे ही है। ऐसा नहीं कि नीचे चौड़े फिर पतले फिर चौड़े पतले नहीं, बिल्कुल एक जैसे समान आकार वाले पर्वत है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मतलब दीवार जैसे नहीं समझना इसको, मतलब है तो पर्वत अच्छे बड़े बड़े चौड़े चौड़े, किंतु पूरे ऐसे ही है नीचे से ऊपर तक। लब्धार्थ, इन 6 पर्वतों की रचना दीवार के समान सपाट नहीं है, बल्कि इन पर्वतों का विस्तार जितना ऊपर है उतना ही मध्य में और उतना ही नीचे। इसका अभिप्राय यह है कि ऊपर से मध्य की समांतर तक आते आते उबड़ खाबड़ अर्थात कमती बढ़ती विस्तार है। इस प्रकार मध्य से नीचे तक समानता पहुंचने में उबड़ खाबड़ कमती ज्यादा विस्तार है। इस प्रकार सूत्रानुसार अर्थ ऊपर नीचे मध्य के समान विस्तार वाले स्थान विचित्र मणियों से चित्रित है। विशेषार्थ, इन 6 पर्वत के आकार सपाट दीवार जैसे नहीं है, क्योंकि सूत्र में ऊपर नीचे एवं मध्य में समान विस्तार वाला कहा है। यदि पूरे पर्वत एक से विस्तार वाले होते तब ऊपरी मूले च पद न देकर सूत्र मणि विचित्र पार्श्वा तुल्य विस्तारा आयाम पद से काम चल जाता। हाँ, मणि विचित्र पार्श्वा से ध्वनित होता है कि ऊपर नीचे मध्य के तुल्य विस्तार वाले भाग ही विचित्र मणियों से चित्रित है, जिससे पर्वत का स्वरूप दीवालों में लगी 3 बॉर्डर के रंगों का होगा। फिर भी यह सब परोक्ष है। मांगी तुंगी की दोनों शिखरों को देखने से लगता है कि इन 6 पर्वतों की आकृति ऐसी होगी। यह तो एक महाराज ने अपना वक्तव्य दिया है, पर सामान्य से यही समझना कि ऊपर बीच में और नीचे समान विस्तार वाले हैं, किंतु उसके अंदर का जो दो ऊपर से और बीच का जो भाग है अंदर का, वहां पे कोई डिफरेंस हो सकता है। ऐसे बीच वाले भाग से नीचे के भाग में अंदर का जो बीच का हिस्सा बचता है, वहां पे भी कुछ लंबाई चौड़ाई आदि में डिफरेंस हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 सूत्र हुए। का नियम है कि पर्वतों पर जल के स्रोत होते हैं, तब क्या इन पर्वतों पर भी जल के स्रोत होते होंगे? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र है पद्म महापद्म तिगिंछ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका रथास तेषामुपरि। पद्म महापद्म तिगिंछ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका रथास तेषामुपरि। पद्म महापद्म तिगिंछ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका रथास तेषामुपरि। यह सूत्र है। ऊपर सूत्र में सब एक साथ मिक्स दिया है, इसलिए किसी किसी के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। पुनः एक बार सुन ले। पद्म महापद्म तिगिंछ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका रथास तेषामुपरि। संधि विग्रह है, पद्म प्लस महापद्म प्लस तिगिंछ प्लस केसरी प्लस महापुंडरीक
प्लस पुंडरीका प्लस रदाहा प्लस तेषाम प्लस उपरी, है ना। तो तेषाम अर्थात उन पर्वतों पर, उन 6 पर्वतों के ऊपर, है ना, यथाक्रम ऊपर से अध्याय करके ला रहे हैं, तो क्रमशः क्रम से पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ये 6 तालाब हैं। हृदा अर्थात तालाब, है ना। तो ये 6 तालाब, प्रत्येक पर्वत के ऊपर एक एक तालाब है। अर्थात हिमवन हिममान के ऊपर हो गया पद्म, महाहिममान पर महापद्म, है ना, निषद पर्वत पर तिगिंच, नील पर्वत पर केसरी, फिर रुक्मी पर्वत पर महापुंडरीक और शिखरी पर्वत पर पुंडरीक। ये 6 तालाब 6 पर्वत पर इस प्रकार से हैं। ये तालाब ही वहां पर जल के स्रोत है। वो तालाब किसी ने बनाए नहीं है, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहते हैं। अपने यहाँ तो नदी नाले सूख जाते हैं, किंतु वो कभी सूखते नहीं है, अकृत्रिम है। जिज्ञासा, इन तालाबों की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं कि तालाब तो आपने बता दिए, किंतु वो कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, तो यहाँ बता रहे हैं। सूत्र उच्चारण 15 क्रमांक। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो रथः। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो रथः। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो रथः। इसका संधि विच्छेद, प्रथमा प्लस योजन प्लस सहस प्लस आयाम प्लस तद अर्ध, तद प्लस अर्ध प्लस विष्कंभ प्लस रथा। अभी यहाँ पे बोले प्रथमा अर्थात प्रथम, है ना। प्रथम कौन सा है, तो पद्म, हिमवान पर्वत पे पद्म सरोवर है, तो उसके यहाँ पर बता रहे हैं योजन सहस्र आयाम। योजन सहस्र अर्थात 1000, आयाम मतलब लंबाई, और तदर्थ विष्कम अर्थात चौड़ाई। तो अर्ध मतलब 1000 का आधा कितना हो गया, 500। तो योजन 500 योजन अर्थात उसकी लंबाई 1000 योजन और उससे चौड़ाई आदि अर्थात 500 योजन है। मतलब प्रथम पद्मनाभ का तालाब पूर्व से पश्चिम उसकी लंबाई 1000 योजन लंबा है और उत्तर से दक्षिण में 500 योजन चौड़ा है। इस प्रकार से आयताकार रूप में वह तालाब बना हुआ है। 1000 योजन बाय 500 योजन लंबा चौड़ा है। इन तालाबों के तल भाग वज्र से बने हुए हैं तथा किनारे अनेक प्रकार की मणियों और सोनों से चित्रित। ये विशेष ग्रंथों में जानकारी इसकी आती है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको बताया गया। आगे अगला सूत्र है, प्रथम तालाब की लंबाई चौड़ाई तो ज्ञात हो गई, लेकिन उसकी गहराई कितनी है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई तो 1000 योजन बाय 500 योजन, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई होगी, किंतु वो गहरा कितना है, उसकी डेप्थ कितनी है, तो उसके लिए अगला सूत्र है 10 योजनावगाह। 10 योजनावगाह, 10 योजनावगाह, है ना। ह के बाद विसर्ग का उच्चारण भी हमारे द्वारा होना चाहिए। 10 योजनावगाह, तो सरल है सूत्र, 10 योजन अवगाह मतलब 10 योजन गहरा है। पहला पद में तालाब जो है 10 योजन गहरा है। उस तालाब में और क्या क्या है, तो उसको बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 17, ये भी छोटा सा सूत्र है। तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनम पुष्करम। तन्मध्ये अर्थात उस तालाब के मध्य में, तत्मध्ये उस प्रथम तालाब के मध्य में, पुष्करम अर्थात कमल है। कितना, योजनम अर्थात 1 योजन का, मतलब उस पहले तालाब के अंदर 1 योजन का कमल बना हुआ है। जैसे अन्य सरोवर और तालाब में होते हैं, ऐसा उसमें भी एक बहुत बड़ा कमल, 1 योजन चौड़ा कमल बना हुआ है। उस कमल के जो पत्ते हैं वे 1 कोस लंबे तथा उनकी कर्णिका का विस्तार 2 कोस है, अतः वह कमल 1 योजन विस्तार वाला है। विशेषार्थ उन तालाबों के सभी कमल वनस्पति कायिक नहीं है बल्कि पृथ्वी कायिक है। हाँ, ये बात जानने योग्य है। जैसे अपने यहाँ जो सरोवरों में तालाब में कमल होते हैं वो वनस्पति कायिक है, प्रत्येक वनस्पति कायिक वह होता है, किंतु यहाँ पर वैसा नहीं है, ये सब पृथ्वी कायिक है। जैसे पृथ्वी कायिक पहाड़ आदि होते हैं, ऐसे ही वो पृथ्वी कायिक कमल बना हुआ है। तो ये प्रथम सरोवर का तो बता दिया, किंतु आगे के सरोवरों में भी क्या है, फिर उनका कितना लंबाई चौड़ाई है, उसमें क्या है ना, ऐसा प्रश्न होने पर प्रथम सरोवर की एवं उसमें स्थित कमल की लंबाई चौड़ाई आदि का ज्ञान हुआ, लेकिन पद्म सरोवर के आगे आने वाले तालाब एवं कमलों की लंबाई चौड़ाई आदि का व्यास विस्तार कितना है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 18, सूत्र उच्चारण, तद द्विगुणा द्विगुणा रथाः
पुष्कराणि च तद्विगुण द्विगुणा रथाः पुष्कराणि च तद्विगुण द्विगुणा रथाः पुष्कराणि च और हम यहाँ पर बता रहे हैं तत् अर्थात उस इसके उस पद्म सरोवर से द्विगुण द्विगुणा रथाः उससे दुने विस्तार वाले है ना द्विगुण द्विगुणाः दुने दुने विस्तार वाले हृदाः पुष्कराणि च मतलब हृदय अर्थात सरोवर और पुष्करणी अर्थात कमल अर्थात जैसे पद्म सरोवर में है उससे दूने दूने विस्तार वाले सरोवर और दूने दूने विस्तार वाले कमल जैसे 1 योजन का यहाँ पर है तो वहां 2 योजन का कमल आ जाएगा है ना यहाँ 1000 योजन बाय 500 योजन था तो वहां पर उससे दूना विस्तार हो जाएगा इस प्रकार से समझना चाहिए लब्धार्थ उस सरोवर के आगे के महापद्म तालाब एवं कमल आदि का व्यास पद्म सरोवर से दुना है महापद्म सरोवर से आगे तिगित सरोवर एवं कमल आदि का व्यास महापद्म सरोवर से दुना है विशेषार्थ पद्म सरोवर के तिगिंच सरोवर तक के ही तालाब एवं कमल व्यास आदि में दुने दुने हैं क्योंकि यहाँ दक्षिण भाग के तालाब एवं कमलों का व्यास बतलाया जा रहा है अतः उत्तर के तालाब एवं कमलों का व्यास उत्तर क्षेत्र के पर्वतों के हिसाब से होगा जो आगे सूत्र संख्या 25 में कहा जाएगा तब यहाँ पर अभी शिखरेणी पर्वत तक ही समझना चाहिए ठीक है मध्यलोक का अपना वर्णन चल रहा है देखिए आप स्क्रीन पर मध्यलोक की लंबाई चौड़ाई आदि अपन सब जानकर आए थे ये देखिए सूर्य के मंडल के समान गोल जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन अर्थात 40 करोड़ मील का यह जम्बूद्वीप है और सुदर्शन मेरु नाभि के सदृश इसमें बीच में है ये गोल पूरा नक्शा यहाँ पर दिख रहा है उस दिन भी हमने नक्शा देखा ही था ये पूरा जम्बूद्वीप है ना जम्बूद्वीप में क्या क्या है तो 7 क्षेत्र 6 पर्वत 6 सरोवर और 14 महानदियां हैं है ना भरत आदि 7 क्षेत्र हैं हिमवन महाहिमवन आदि पर्वत हैं और अभी जो हम पद्म आदि सरोवर को नाम को जानकर आए वह सरोवर है नदियों के नाम अभी आगे आने वाले है ना सुदर्शन मेरु भी हमने जान लिया है नाभि के समान है 1 लाख 40 योजन का है लगभग 40 करोड़ मील का सुदर्शन योजन ऊंचा है 1 लाख 60 हजार मील का इसकी चूलिका है और 1000 योजन अर्थात 40 लाख मील योजन की इसकी जड़ है और 99 हजार योजन ऊंचाई में है इस प्रकार से मेरू का चित्र यहाँ बना हुआ है देखिए आप 1000 योजन उसकी डेप्थ में गहराई है फिर पहले 500 योजन पर नंदनवन है फिर भद्रशाल फिर सोमनाथ फिर पांडु और सबसे ऊपर ये छोटी सी चूलिका है इस प्रकार से सुमेरु पर्वत है फिर मेरू पर्वत पर 4 वन है इन सबका बाद में अपन और विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे है ना गजदंत आदि पर्वत सब आने वाले हैं तो ये 10वां सूत्र अभी हमने देखा भरत हिम्मत हरि विदेह रम्य हिरण्य और एरावत वर्ष ये 7 क्षेत्र वर्ष अर्थात क्षेत्र भारतवर्ष में क्या है तो 5 म्लेच्छ खंड एक आर्यखंड हिम्मत में क्या है जगन्य भोग भूमि हरि क्षेत्र में क्या है मध्यम भोग भूमि विधेय वर्ष में 32 देश है और 5 म्लेच्छ खंड एक आर्यखंड उत्कृष्ट भोग भूमि होती है रम्य क्षेत्र मध्यम भोग भूमि हिरण्यवत जगन्य और एरावत पर्वत फिर से वही 5 म्लेच्छ खंड एक आर्यखंड जैसे भरतवर्ष है ऐसा ही एरावत वर्ष है जैसा हिम्मत वर्ष है वैसे हिरण्यत वर्ष है जैसा हरि वर्ष है वैसा ही रम्यत वर्ष है वर्ष अर्थात क्षेत्र उनको विभाजन करने वाले पूर्व पश्चिम लंबे ऐसे हिमवन महाहिमवन निशल नील रुक्मी और शिखरी ये 6 पर्वत हैं ये 6 पर्वत क्रम से सोना चांदी तपाया हुआ सोना वेडूरी मणि चांदी और सोना इनके समान तपाए हुए सोने का वर्ण अलग होता है ना थोड़ा लाल लाल होता है तपाया हुआ सोना लाल लाल हो जाता है जब गर्म किया जाता है उस वर्ण का है वह फिर इनमें क्या है तो मणि विचित्र पार्श्वा मूल्य तुल्य विस्तारा इन पार्श्वमणियों से चित्र विचित्र तथा वे ऊपर मध्य और मूल में समान विस्तार वाले हैं ये प्रत्येक सरोवर उनका रंग पर्वत उनका रंग उनकी ऊंचाई और उनके सरोवर के नाम यहाँ पर दिए हिमवन का रंग सोने जैसा है 100 योजन ऊंचा है पद्म सरोवर उसके बीच में है महाहिमवन चांदी का है 200 योजन का है महापद्म सरोवर है निषद तपाए हुए सोने के समान है 400 योजन है 3 इंच सरोवर है नील वेडूर्य नीलमणि का है 400 योजन केसरी सरोवर रुक्मी चांदी के समान है चांदी का ही है 200 योजन महापुंडरी और शिखरी सोने के समान 100 योजन पुंडरी उसमें सरोवर है ये भरत क्षेत्र का यहाँ नक्शा दिया गया है इसमें 6 खंड होते हैं देखिए आप यहाँ ये पहला आर्य खंड है उसके बाद ये सब म्लेच्छ खंड है 1 2 इस प्रकार से ऐसे 3 ऊपर भी म्लेच्छ खंड बने हुए हैं ये
ये और ये। इस प्रकार से 6 मलेच्छ जानना चाहिए या 5 प्लेच्छखंड और 1 आर्यखंड। इस प्रकार की रचना भरत क्षेत्र में होती है। ऐसा ही ऐरावत क्षेत्र में भी 6 खंड पाए जाते हैं। गुजरात ये सब डिटेल में वर्णन है। अभी आगे जब सूत्र आएँगे तब आपको और बताते चले जाएँगे, है ना? फिर इन पर्वतों के ऊपर क्रम-क्रम से सरोवर हैं। ये तालाब के नाम हम जानकर आए हैं। पद्म, महापद्म, तिग्यंज, केशी, महापुंडरीक और पुंडरीक ये 6 तालाब। इनकी उसमें पहला तालाब 1000 योजन लंबा और इससे आधा चौड़ा है और 10 योजन गहरा है। यहाँ देखिए तालाब का एक क्षेत्र बनाया 1000 योजन लंबा और 10 योजन गहरा और 500 योजन चौड़ा। इस प्रकार से वहाँ के तालाब होते हैं। तन्मध्ये योजनम पुष्करम और उनके प्रत्येक के बीच में जो है, इनके बीच में 1 योजन का कमल है और दूसरे सुंदर चित्र हैं उससे आपको दिखाएँगे। ये पद्मग्रह का कमल इस प्रकार का होता है। ये पूरा पृथ्वी का एक कमल है, कमलाकार टापू बना हुआ है। कुल 1,40,115 कमल पद्म ग्रह में है, किंतु मेन एक ही कमल है, बाकी छोटे होते हैं। पृथ्वीकाई के मणियों से सजा हुआ है। मध्य कमल 1 योजन बड़ा और बाकी के कमल आधे-आधे योजन के हैं। मध्य में कमल में देवियाँ रहती हैं। बाकी के कमलों में अंगरक्षक, सेना, अनेक आदि देव रहते हैं। अभी उन देवियों के नाम आएँगे, कौन से कमल में कौन सी देवी का निवास है। ये ऊपर जो मंदिर जैसा दिख रहा है, ये चित्र में ये देवी का भवन है ना? इस देवी में श्री देवी रहती है पद्म रथ में और उसके अलावा जो छोटे-छोटे कमल है उसमें उसके पूरे परिवार देव, उसके अंगरक्षक, उनकी सेना, अनेक आदि देव रहते हैं। जितने कमल है उतने ही जिनालय, जितने कमल बने हुए हैं उतने ही उनमें प्रत्येक में जिनालय है। तद्विगुण द्विगुणा रथा आगे के तालाब जो हैं कमल से दूने-दूने हैं। फिर अगला सूत्र जब आएगा, जब चर्चा करेंगे, है ना? तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। चलिए आज का विषय इतना ही रखते हैं। अगले सत्र में पुनः रूबरू होंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो समाधि ढो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।